गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए हमारा जो लास्ट टॉपिक जो हमने किया था अबाउट द मटेरियल इशू, है ना। ये चैप्टर स्टार्ट किया था इशू ऑफ मटेरियल का। तो उसमें हमने परचेजिंग के बारे में पढ़ा था, है ना, कि हाउ वी परचेज। दे आर टू टाइप ऑफ पॉलिसी, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूमेरिकल भी आता है इसमें से। वो है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड, कि जो भी मटेरियल इशू किया जाता है वो किस प्राइस पर किया जाता है। अभी वो कहेंगे इशू कैसे होगा, है ना। तो देखिए जो मटेरियल है कंपनी के अंदर आ गया, आपने परचेज़ कर लिया, तो वो गोडाउन के अंदर चला जाता है। जब वो गोडाउन के अंदर जाता है तो वो किस प्राइस पर फैक्ट्री को इशू होगा। जैसे सपोज़ आपने मटेरियल आज ख़रीदा तो उसका रेट है 10 रुपये, है ना। उसके बाद आपने सपोज़ 2 दिन बाद ख़रीदा, रेट बढ़ गया 12 हो गया। फिर 2 दिन बाद ख़रीदा, रेट हो गया 8 रुपये, है ना। तो ऐसा मतलब किस प्राइस पर जो मटेरियल है वो इशू किया जाए टू द फैक्ट्री, ताकि उसको वो कोस्ट मतलब कोस्ट में उसको क्या दिखाया जाए, क्या प्राइस दिखाया जाए, तो वो हमारा कहलाता है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। तो देखिए आपकी बुक में जो दिया है, टू नो द सेपरेट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की सेपरेट कॉस्ट निकालने के लिए करेक्ट प्राइसिंग की जाती है मटेरियल की। इट्स वेरी एसेंशियल एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि एट व्हाट प्राइस मटेरियल शुड बी इशूड। मटेरियल जो इशू किया जाता है फ्रॉम स्टोर, वो परचेज़ किया जाता है एट डिफरेंट रेट्स एंड डिफरेंट डेट्स, है ना। तो वी हैव टू डिसाइड कि एट व्हाट प्राइस मटेरियल शुड बी इशूड और मटेरियल शुड बी प्राइस्ड। आप देखिए ये कुछ मेथड्स हैं इनके मटेरियल कोस्ट के, कि इन प्राइजेस के अकॉर्डिंग इसको किया जाना चाहिए। सबसे पहला मेथड हमारा आता है कोस्ट प्राइस मेथड, कि मटेरियल शुड बी इशूड एट कोस्ट प्राइस, लेकिन उसके भी कई मेथड हैं, 5 मेथड्स हैं। अब देखिए पहला मेथड है कोस्ट प्राइस मेथड में फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट्स वेरी सिंपल मेथड। अब देखिए इस मेथड में क्या होता है कि जो मटेरियल पहले आया उसको पहले इशू किया जाएगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में इशू किया जाएगा। जैसे आपने आज प्रोडक्ट परचेज़ किया या मटेरियल परचेज़ किया 10 रुपये का, ठीक है। आज मतलब आपने सपोज़ 20 अक्टूबर को परचेज़ किया, ₹10 पर यूनिट। उसके बाद 21 अक्टूबर को परचेज़ किया, वो आपका रेट था सपोज़ 5 जो है वो 15 रुपीज़। उसके बाद परचेज़ किया, उसका रेट था सपोज़ 12 रुपीज़। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या बताता है, जो पहले आया उसको पहले इशू करो, है ना। तो पहले वाले प्राइस पर, मतलब अगर आप मटेरियल इशू करोगे तो वो 10 रुपीज़ में परचेज़ करोगे, 10 रुपीज़ में इशू करोगे, सॉरी, है ना। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो प्राइस होता है एट द लेटेस्ट कॉस्ट। देखिए अंडर दिस मेथड मटेरियल फर्स्ट रिसीव्ड इन स्टोर में जो सबसे पहले आया आर फर्स्ट टू बी इशूड, वो सबसे पहले इशू किया जाएगा। दैट इज़ द ऑर्डर इन विच द मटेरियल आर रिसीव्ड इन द स्टोर आर इशूड एट देयर कोस्ट प्राइस, कि कोस्ट प्राइस पर इशू किया जाएगा इन द सेम ऑर्डर। तो जो ये मेथड है वो फॉलो करता है प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल को, कि मटेरियल रिसीव्ड फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट, जो पहले आया उसको पहले इशू किया जाए। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि अंडर दिस मेथड मटेरियल आर इशूड एट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले इशू करो। अब देखो उसके क्या एडवांटेज हैं। इट्स वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, कि आप उसको समझ पाते हैं कि जो जिस डेट को पहले आया उसके अकॉर्डिंग उसको उस प्राइस पर इशू किया जाएगा। और लॉजिकल भी है ना, कि जो पहले आया वो पहले ही आउट होना चाहिए। तो ये लॉजिकल है, ताकि जो पुराना है स्टॉक वो ऑब्सोलीट ना हो जाए, अप्रचलित ना हो जाए। और जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा उसका वैल्यूएशन किस पर होगा, एट मार्केट प्राइस, क्योंकि जो लास्ट का जो प्राइस है उस पर उसका वैल्यूएशन होगा। इशूड एट परचेज प्राइस, कि ये जो इशू किया जाता है वो किस पर किया जा रहा है, परचेज प्राइस पर। तो आपकी जो कॉस्ट है बिल्कुल एक्यूरेट निकलती है, बट इसमें कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहला डिफ़िकल्ट इन स्टोरेज, कि आपका जो स्टॉक है वो अलग अलग डेट्स पर अलग अलग प्राइसेस का होता है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट द मटेरियल, कि पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया, है ना। और कई बार सेम डेट पर भी अलग प्राइस होते हैं। आपने मॉर्निंग में ख़रीदा 10 रुपीज़ का, आफ्टरनून में ख़रीदा 12 का हो गया, इवनिंग में ख़रीदा 14 का हो गया, है ना। तो सेम डेट पर डिफरेंट प्राइस हो तो फिर डिसीज़न लेना मुश्किल हो जाता है। एंड डिफरेंस इन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, जैसे हम कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर करंट जो मार्केट प्राइस है उस पर हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी। कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस में भी डिफरेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। एंड नॉट सूटेबल व्हेन प्राइस राइज। अब इस बात को समझो कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं, जैसे सपोज़ आपने स्टार्टिंग में जो मटेरियल परचेज़ किया वो 10 रुपीज़ का परचेज़ किया,
ठीक है। अब अगर आप बाद में वो सपोज 20 हो गया है ना, तो जब आप उसकी कॉस्ट दिखाएंगे कॉस्ट शीट में, वो आप 10 रुपीज़ के हिसाब से दिखाएंगे, तो आपको जो सेलिंग प्राइस है वो भी 10 के हिसाब से होगा। बट एट प्रेजेंट आपको उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 20 रुपीज़। तो आप जो है वो कॉस्ट कम दिखा रहे हैं और सेलिंग प्राइस कम दिखा रहे हैं, तो आपके प्रॉफिट कम होंगे, है ना। जबकि एट प्रेजेंट जो रेट है, जो उसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा है, तो प्राइजेस शुड बी हाई। तो उस सिचुएशन में जब प्राइजेस बढ़ रहे हों, ये मेथड सूटेबल नहीं है। एंड क्लरिकल एरर भी हो सकती है कि जो रॉ मटेरियल परचेज़ किया जा रहा है फ्रिक्वेंटली, है ना, इस मेथड से क्लरिकल एरर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, वो सर्च करना मुश्किल हो जाता है। आप देखिए सूटेबिलिटी कि ये मेथड कहाँ सूटेबल है। ये वहाँ सूटेबल है जहाँ पर प्राइजेस बढ़ नहीं रहे बल्कि क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जैसे आपने 10 रुपये का ख़रीदा, अब वो 8 हो गया, अब वो 6 हो गया, 8 रुपीज़ हो गया, 6 रुपीज़ हो गया, तो आपको जो कॉस्ट है वो उतनी तो दिखानी पड़ेगी, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या पहले आपने जितने का ख़रीदा। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहला इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट। इस मेथड में जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, मतलब जो मटेरियल की कॉस्ट है, वो करंट मार्केट प्राइस शो करती है। मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द मंथ जो उसकी कॉस्ट है उतनी हम उसमें मतलब दिखाई देती है। इम्पैक्ट ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कि जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है और वैकेंसी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है, तो इट रिफ्लेक्ट द करंट प्राइजेस, वो करंट प्राइजेस शो करते हैं। एंड इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, कि ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो भी कैसा रहता है, अनअफेक्टेड, क्योंकि जो इशू ऑफ मटेरियल है वो कॉम्पनसेट कर लेता है बाय कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ मटेरियल, जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है ना। तो इसलिए प्रॉफिट के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं होता। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो पहले आया उसको पहले इशू करो, जो बाद में आया वो बाद में इशू होगा। अब देखिए कि इलस्ट्रेशन जो आपकी बुक में दी हुई है, इससे आपको और क्लियर होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट शोइंग इशू ऑफ मटेरियल इन द मंथ ऑफ दिसंबर अंडर फीफो मैथड। तो देखिए इस तरह से हम एक परफॉर्मा बनाएंगे जिसमें आपकी डेट, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस ये आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले आपका जो मटेरियल है वो रिसिप्ट कौन सी डेट पर हुआ, आपको डेट का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली डेट है 3 दिसंबर, है ना, उसके बाद नेक्स्ट 4 दिसंबर है, तो आपने डेट पे ध्यान देना है। 3 दिसंबर को 200 यूनिट्स और 200 किलोग्राम की रिसिप्ट हो रही है जिसका रेट है ₹20। तो देखिए नीचे जो सोल्यूशन है उसमें देखो 3 दिसंबर को हमने 200 यूनिट्स रिसीव करी एट द रेट ऑफ 20, अमाउंट हो गया कितना, 4000। अब नेक्स्ट डेट देखिए 3 दिसंबर के बाद कौन सी डेट है, इधर देखो आपका जो इशू है इसमें देखिए 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर को क्या है, इशू। अब नीचे जो हमने परफॉर्मा बनाया उसमें आप डेट डालेंगे 4 दिसंबर और इशू में दिखाएंगे। अब आपके पास एक ही मटेरियल है 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20, तो आप इसी में से इशू कर देंगे कितनी, 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20, एक ही प्राइस आपके पास है, तो अमाउंट हो गया 2000। बैलेंस कितना बचा, 200 में से 100 इशू हो गया, बैलेंस बचा कितना, 100 एट द रेट ऑफ 20। उसके बाद देखो नेक्स्ट डेट, क्वेश्चन में देखो पहले था 3 दिसंबर, फिर था 4 दिसंबर, उसके बाद देखो नेक्स्ट डेट आ गई 10 दिसंबर, है ना। 10 दिसंबर को फिर क्या है, इशू है, तो 50 यूनिट्स का इशू है, तो आप यहाँ पर डेट डालेंगे 10 दिसंबर, इशू में आएगा 50। अब आप रेट बैलेंस देखिए कि बैलेंस आपके पास कितना बचा हुआ है, 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20, तो आप ऑब्वियसली इसी में से ही 50 यूनिट्स इशू कर देंगे एट द रेट ऑफ 20। अब बैलेंस कितना बचा, पहले 100 था, 100 में से 50 इशू हो गया, अब बचा कितना, 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए 10 दिसंबर के बाद कौन सी डेट है, 18 दिसंबर, है ना। 18 दिसंबर को मटेरियल रिसीव किया 300 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 18, तो रिसिप्ट में आप लिख दोगे 300, 18 अमाउंट हो गया 5400। अब देखो बैलेंस कितना बचा, एक तो 50 यूनिट्स जो पहले की बची हुई थी एट द रेट ऑफ 20, और एक आपके बचे 300 यूनिट्स जो भी परचेज़ किया एट द रेट ऑफ 18, तो ये आपके पास दो बैलेंस हैं। अब देखिए फीफो मेथड कैसे काम करता है। अब 18 दिसंबर के बाद नेक्स्ट डेट देखिए क्या है, 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को इशू है, तो आप यहाँ पर डेट डालेंगे 20 दिसंबर और इशू कितना है, 300 यूनिट्स, है ना। अब देखो कैसे इशू होगा, 50 यूनिट्स तो पहले वाली जो बैलेंस बचा हुआ था उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले कितना है 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20, ये इशू किया जाएगा।
उसके बाद जो 300 यूनिट्स हैं इसमें से 250 यूनिट्स आपको 300 करना है ना, तो 50 तो ऊपर से ले लिया आपने, इस 300 में से कितना लेंगे 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, कितना रेट था 18, तो ये इशू होगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा 5500। अब देखो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस था पहले 50 का 50 इशू हो गया, यहाँ 300 था, इसमें से कितना इशू हुआ 250, तो बैलेंस बचा 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 18, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट डेट ये था आपका 20 दिसंबर, 20 दिसंबर के बाद नेक्स्ट डेट है 28 दिसंबर। तो देखो 28 दिसंबर को क्या है रिसिप्ट, है ना, तो रिसिप्ट में आप दिखाओगे 50 यूनिट्स 50 किलोग्राम्स एट द रेट ऑफ 15 750। आप देखो बैलेंस कितना हुआ, 50 जो पहले का बचा हुआ था एट द रेट ऑफ 18 और 50 जो अब का बचा हुआ है एट द रेट ऑफ 15, तो ये आपके पास टोटल आ गया 1650। अब देखिए नेक्स्ट डेट 28 दिसंबर के बाद नेक्स्ट डेट है आपकी 30 दिसंबर, है ना, तो 30 दिसंबर को आपका क्या है ऊपर चेक करो इशू है, तो 30 दिसंबर को आपने इशू करना है 100 यूनिट्स का। अब देखिए बैलेंस ही आपके पास कितना बचा है 50 एंड 50, तो पहले जो 50 है 18 के अकॉर्डिंग वो इशू होगा, फिर जो 50 है 15 के अकॉर्डिंग ये इशू होगा, तो ये आपके पास आ गया 1650 और बैलेंस हो गया नील, है ना। तो इसको करके देखना क्वेश्चन को अपने आप से, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछना।